स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 11th के अंदर परमुटेशन एंड कम्बिनेशंस की एक्सरसाइज 6.3 की इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। तो बेसिकली अगर मैं रोड मैप आपको दिखाना चाहूँ, देखो हमने 6.1 के अंदर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ा था, ठीक है। और 6.2 में फैक्टोरियल बहुत छोटी सी एक्सरसाइज थी, बहुत छोटा सा टॉपिक था, वो हमने अच्छे से पढ़ लिया। देखो हमने हाफ चैप्टर कर लिया, पर परमुटेशन एंड कम्बिनेशन की कोई भी हमने बात नहीं की है। तो आज की वीडियो में हम परमुटेशन एंड कम्बिनेशन की बात जो है वो करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिन बच्चों को लगता है कि परमुटेशन मुश्किल है या कम्बिनेशन जो है उनको मुश्किल लगता है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आज का बेसिक अच्छे से समझ लिया, समझ लो आपके परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन के, मतलब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपके 80-90% प्रॉब्लम आपकी यहीं पर सॉल्व हो जाएगी अगर आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझ में आ गया। तो जो बाकी के 10-20% रह गया वो आपको मतलब कि आज की वीडियो में जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब जैसे जैसे मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा ना, आपको छोटे छोटे डाउट्स आएंगे, तो वो छोटे छोटे डाउट्स जो हैं वो साथ साथ में क्लियर करता चलूंगा। तो वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, मैं आपको ना, देखो परम्यूटेशन कम्बिनेशन हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम आएगी बच्चों को, क्वेश्चन वहाँ पर मिक्स होगा। और बच्चों को सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है वो ये होती है कि सर हमें कैसे पता लगेगा। जब हम वीडियो को देख लेंगे ना, जब आप क्वेश्चंस करने बैठोगे, या जो बच्चे मतलब कि सिर्फ समझने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्वेश्चंस पहले कर चुके हैं, उनके मन में कोई डाउट है, तो पहला डाउट जो उनके मन में ये होगा, सर हमें कैसे पता लगेगा कि किस क्वेश्चन में हमें परम्यूटेशन लगाना है, किस क्वेश्चन में हमें कम्बिनेशन लगाना है। तो सबसे पहले उसी को समझते हैं। अब देखो सबसे पहले परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन का जो डिफरेंस है उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपके सामने एक सिचुएशन रखी है, लेट ए बी सी बी एनी 3 अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। तो पहली सिचुएशन क्या है, राइट ऑल अरेंजमेंट्स ऑफ एनी 2 अल्फ़ाबेट्स। तो कोई भी 2 अल्फ़ाबेट्स के हमें अरेंजमेंट लिखने हैं। तो मैंने किसी बच्चे को बोला कि अरेंज कर दो इनको। एक बच्चे ने ना ए और लिखा, फिर बी को लिख दिया, ठीक है। अब दूसरे बच्चे ने कहा कि सर मैं पहले बी रखूंगा फिर ए रखूंगा, ठीक है। चीज़ों को अरेंज करके रखना है। मान लो एक बच्चे ने पहले ए रख दिया फिर बी, दूसरे बच्चे का नहीं मुझे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बी पहले अच्छा लग रहा है फिर ए, ठीक है। अब दूसरे बच्चे, एक और बच्चे ने क्या किया, ए और सी रख दिया, फिर सी और ए रख दिया, ठीक है। बी और सी रख दिया या सी और बी रख दिया, और कोई भी अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। टोटल कितने अरेंजमेंट्स हुए यहाँ पर, टोटल 6 अरेंजमेंट्स, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। अब यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर मैंने क्या बोला, सेलेक्ट एनी 2 अल्फ़ाबेट्स। तो मुझे कोई भी 2 सेलेक्ट करने हैं। अब मैंने किसी को बोला कि यार ये तीन प्लेयर आपके सामने, इनमें से 2 सेलेक्ट कर लो। एक बच्चे ने बोला सर मैं ए लूँगा और बी, ये मेरी टीम में है, ठीक है। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर मैं बी ए लूँगा। देखो मान लो ये 3 नाम हैं, राम, श्याम, मोहन, ठीक है। अब मुझे एक टीम सेलेक्ट करनी है, 2 प्लेयर मुझे अपनी तरफ करने हैं, तो मैं बोलूँगा मैं राम और श्याम को ले लेता हूँ और तीसरा मैं हूँ। अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि श्याम और राम, अगर मैं श्याम पहले आ जाए और राम बाद में आए, और टीम को ही फर्क पड़ेगा? टीम तो वही सेम ही है ना, राम श्याम मैं, मतलब टीम तो वही सेम है ना। तो सिलेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए बी को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, या मैं बी सी को अपनी टीम में रख सकता हूँ, बी और सी दोनों को, या मैं ए और सी को रख सकता हूँ, और कोई भी सिलेक्शन जो है पॉसिबल नहीं है। तो टोटल 3 सिलेक्शंस। ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर मुझे अरेंजमेंट करने हैं, अरेंजमेंट मान लो ये पेन है, इसको मत, ये देखो ये 2 कलर के पेन है, मुझे इनको अरेंज करना है, ठीक है। इसको अच्छे अच्छे ढंग से मुझे लिखना है, ठीक। मगर ऐसे मान लो ये 3 आगे 4 पेन पड़े हैं। अब मैंने इसको ऐसे रखा कि यार मुझे अच्छे लग रहे हैं। एक बच्चे ने बोला नहीं मैं ऐसे नहीं, इसको ऐसे रखूंगा, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। किसी बच्चे ने इसको ऐसे रख लिया, उसको ऐसा अच्छा, मतलब इसमें ऑर्डर, अरेंजमेंट में ऑर्डर मैटर करता है कि ए बी पहले मतलब ए लिखा है पहले कि बी लिखा है। बट ये यहाँ पर क्या हुई, सिलेक्शन। टीम में सिलेक्शन में ये मैटर नहीं करता कि पहले मुझे रोहित शर्मा को सिलेक्ट करना है या हार्दिक पांड्या को। तो ये मतलब कि आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मतलब वो दोनों प्लेयर टीम में हैं, वो चाहे पहले सेलेक्ट हुआ वो चाहे बाद में सेलेक्ट हुआ, बट अल्टीमेटली वो दोनों टीम में हैं, उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो यही फर्क है परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन में। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पर आपको लगे कि मुझे अरेंजमेंट बनाना है, मुझे कुछ चीज़ों को अरेंज करना है, तो वो परम्यूटेशन का क्वेश्चन है।
और जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जहां पर मतलब कि हमें सेलेक्ट करना है इस चीज़ को कि 2 प्लेयर में से 1 प्लेयर सेलेक्ट करना है, 3 में से 2 सेलेक्ट करने हैं, बॉयज़ गर्ल्स में से 1 बॉय गर्ल सेलेक्ट करना है, तो वहां पर वो कम्बिनेशन का क्वेश्चन है। अब देखो ये वही लिखा है कि अरेंजमेंट मतलब परम्यूटेशन, सिलेक्शन मतलब कम्बिनेशन। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है कि ऑर्डर अरेंजमेंट में मैटर करता है, आपके सामने ए बी बी ए, ऑर्डर यहाँ पर सिलेक्शन में मैटर नहीं करता। तो यही बेसिक डिफरेंस है परमुटेशन और कम्बिनेशन के बीच में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये टॉपिक ऐसा है कि इसके बारे में बहुत सी बातें कर सकता हूँ, और मैं चाहे सब कुछ छोड़ दूँ, आपका एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो थोड़े बहुत तो हो ही जाएंगे, थोड़े बहुत होंगे, सारे नहीं होंगे। अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है ना, अगर आपको लगता है कि एमसीक्यूज वगैरह वो आपको अच्छे से कवर करना है, तब आपको अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है, आई होप ये सिचुएशन, मतलब ये जो मैंने 2 सिचुएशन रखी हैं आपके सामने, ये आपको क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट हमें पढ़ना है फॉर्मूला फॉर परमुटेशंस। ठीक है, अब जो फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ, देखो जैसे जैसे मैं आगे के कुछ लिखूंगा आपके मन में डाउट्स आएंगे। ठीक है, वो डाउट्स को, जैसा कि मैंने आपको बताया, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो में साथ में बने रहना। नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम इज गिवन बाय n p r। अब इसको आप जानते हो n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये जो r है ये 0 और n के बीच में है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये 0 से छोटा हो सकता है, ऐसा भी नहीं कि ये n से बड़ा हो सकता है, ये उसके बीच में रहेगा या उसके बराबर भी हो सकता है। अब मुझे पता है ये सिचुएशन आपको समझ में नहीं आई है, बट मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा और इसको 2 तरीकों से कराऊंगा, जैसा कि बोला बहुत डाउट्स आएंगे। ठीक है, अब देखो इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी है, टोटल अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड राम इज। तो राम के हमें टोटल अरेंजमेंट सीखने हैं, और हमने 6.1 में ये बहुत अच्छे से सीखा था। आपको पता है कि 3 लेटर वर्ड है। ठीक है, अब इसको मैं कितने तरीक़ों से भर सकता हूँ? 3 तरीक़ों से। अब इसमें अगर आर ए या एम आ गया तो यहाँ पर 2 रह गए, यहाँ पर 1। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहता है कि इनको मल्टी ये भी रखना है, ये भी रखना है, ये भी रखना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो 6, इसका आंसर कितना है? 6 अरेंजमेंट्स जो हैं वो हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपके मन में पहला क्वेश्चन आएगा, सर मुझे ये आता है, मुझे अच्छा भला आता है, मुझे ये करना भी आता है, मैं फिर फॉर्मूला क्यों सीख रहा हूँ? मैं फिर फॉर्मूला क्यों सीख रहा हूँ? तो देखो, सबसे पहले मैं फॉर्मूला से बता देता हूँ कैसे करेंगे। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया? एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, मतलब ये देखो आर डिफरेंट है, ए डिफरेंट है, एम डिफरेंट है, तो यहाँ पर कितना आएगा? हेयर मैं आपको समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ, एन इज 3 एंड टेकन आर एट ए टाइम। कितने लेने हैं एक टाइम पर? 3 ही लेने हैं, तो इसका आंसर कितना आएगा? 3p3। तो कैसे लिखेंगे? 3 फैक्टोरियल, नीचे 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल कितना होता है? 1। ठीक है, तो 3p3 कितना आएगा यहाँ पर? 3 इंटू 2 इंटू 1, और 0 फैक्टोरियल कितना होगा? 1, तो कितना आएगा? 6। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको सेम क्वेश्चन एक और सिचुएशन में डाल देता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना भूल गया, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड लिखना था। ठीक है, मैंने इसलिए बताया कि नेक्स्ट जो है वो हम यही इसी पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये 6 आया, यहाँ पर भी ये 6 आया। अब बाय चांस यहाँ पर ये भी आ सकता है, ये जरूरी नहीं है कि एन और आर हमेशा बराबर होंगे। अगर वहाँ पर कोई वर्ड राम है, वो कहते हैं कि 2 लेटर वाला वर्ड बना दो, तब भी हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 3p2। 3p2 का आंसर 3 फैक्टोरियल, नीचे कितना आएगा? 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कितना होगा? 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे 1 फैक्टोरियल है, तो कितना आंसर आएगा? 6। अगर आप डायरेक्टली इसको करोगे, यहाँ पर इसको 3 तरीकों से भर सकते हैं, इसको 2, तब भी 6 आंसर ही आएगा। मतलब ऐसे हम इसको कर सकते हैं। अब आपके मन में, मुझे पता है क्वेश्चन खड़ा हो रहा है कि सर जब मुझे आता है इसको ऐसे, मैं क्यों इस मतलब कि क्यों इस झंझट में पड़ूं? जब मुझे इसको सीधे तरीके से आता है, मैं क्यों इसको ऐसा करूं? तो बस प्लीज़ थोड़ा वेट करो, मैं आगे जाकर आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा। अब नेक्स्ट पेज पे चलते। देखो यहाँ पर मैंने एक और सिचुएशन दी है, नंबर ऑफ, ये दूसरा फॉर्मूला बेसिकली, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम व्हेन रेपिटेशन इज अलाउड। पिछले क्वेश्चन में रेपिटेशन इज नॉट अलाउड थी, यहाँ पर अलाउड है, तो वहाँ पर फॉर्मूला था एन पी आर, यहाँ पर फॉर्मूला क्या है? एन की पावर आर। ठीक है, तो टोटल अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड राम, फिर वही क्वेश्चन है, व्हेन रेपिटेशन इज अलाउड। अब आपको पता है इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? 3 ब्लैंक्स लिखेंगे। अब इसको फिल करने के लिए 3 स्पेसिस हैं। ठीक है, तीन तरीकों से फिल कर सकता हूँ। अब क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है, इसको भी 3 तरीकों से, इसको भी 3 तरीकों से, तो इसका आंसर कितना आएगा? 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27। अब विद फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर टोटल लेटर्स कितने हैं? 3, और लेने कितने हैं एक टाइम पर? वो भी कितने लेने हैं? 3। ठीक है, तो कितना बनेगा? n की पावर r, मतलब 3 की पावर 3, तो ये भी कितना आएगा? 27।
ठीक है। अब देखो obvious सी बात है, विदाउट फॉर्मूला भी आंसर सेम आ रहा है, विद फॉर्मूला भी आंसर सेम आ रहा है। ये मुझे अच्छे से पता है, 6.1 में मैंने क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। तो फिर आपके मन में अब बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी कि फिर हमें फॉर्मूला सीखना क्यों है। तो अब उस क्यूरियोसिटी को ऐसा करते हैं, आप खत्म कर ही देते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे मैं आपको एक सिचुएशन दूंगा, उस सिचुएशन में आपका ये विदाउट फॉर्मूला वाला जो भी है ना, यानी कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो है वो कंप्लीटली फेल हो जाएगा। उसको हम नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। अब देखो, ये हमारी थर्ड और लास्ट सिचुएशन है, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट। देखो, अभी तक हमने जितने भी फॉर्मूलाज किए हैं परम्यूटेशन के, ठीक है, मैं फॉर्मूलाज की बात कर रहा हूँ। मैंने बोला था एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम, रेपिटेशन इज अलाउड, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, यही किया ना हमने। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा, व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट। तो आपके सामने एग्जांपल है, तो टोटल अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड टू। तो यहाँ पर देखो, ये आपके सामने अगर मान लो राम है, तो मैं कैसे अरेंजमेंट करूंगा। मान लो रेपिटेशन इज, ऐसा करते हैं, इसको ऐसे समझते हैं, रेपिटेशन इज अलाउड, यहाँ पर नॉट अलाउड। ठीक है, एक राम उठा लेते हैं, राम, ठीक है, 3 मतलब कि लेटर्स का ही है, ठीक है। तो यहाँ रेपिटेशन अलाउड 3 × 3 × 3, 3 × 2 × 1, यही सीखा ना हमने। अब देखो, इसको लिखते हैं 2। अगर आप इस 2 को इस सिचुएशन में रखोगे कि रेपिटेशन अलाउड है, मान लिया रेपिटेशन अलाउड है, तो अगर रेपिटेशन अलाउड है तो ये ओ के साथ मैं सारे अरेंजमेंट बनाऊं या इस ओ के साथ बनाऊं, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों तो क्या है, सेम है। ये तो पहले ही मतलब कि सेम है। अगर मैं ये अरेंजमेंट बनाऊं या ये वाला अरेंजमेंट बनाऊं, इस ओ से बनाऊं या इस ओ से बनाऊं, तो वो तो सेम ही बन रहे हैं। या अगर आप इसको रेपिटेशन नॉट अलाउड में भी रखोगे, तो 2 तो पहले ही आ रहे हैं, तो रेपिटेशन तो यहाँ पर पहले ही हो रही है। तो यहाँ पर हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो है वो फेल हो जाता है। यहाँ पर हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो है वो फेल हो जाता है। तो इस तरह की सिचुएशंस को किस तरह से हम टैकल करेंगे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ आपको। पहली बात मैंने आपको ये बताया, इस तरह के क्वेश्चंस में जहाँ पर मतलब कि वर्ड्स, लेटर्स या कुछ भी ऐसा हो जो रिपीट हो रहा है, तो जो मतलब कि बार बार आ रहा है, मतलब जैसे अगर आप कोई भी और स्पेलिंग उठा के देख लो, जैसे मैं और उठा लूँ, मान लो फुट, अब इसमें भी 2 ओ आ रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में, जैसे फीट, इस तरह की सिचुएशन में हमारा जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है वो कंप्लीटली फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे, अगर मान लो आपको ये सिचुएशन में भी रखना है, मान लो ये मतलब कि मैं आपको अरेंजमेंट बना के दिखाता हूँ यहाँ। अब देखो, ये टोटल अरेंजमेंट दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर कलर्स का यूज़ किया है। मैंने एक पल के लिए मान लिया ये टी अलग है, ये वाला ओ अलग है, अलग कलर में है, ये वाला ग्रीन कलर में है, ठीक है। आपको पता है 3 जने हैं, कैसे अरेंजमेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर 3 फिल कर सकते हैं, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, तो कितने अरेंजमेंट बनेंगे, 6 अरेंजमेंट बनेंगे, ये हमें पता है। तो मैंने वही बनाए हैं। देखो, पहले टी आगे है, ऑरेंज वाला ओ आगे है, ये ग्रीन वाला पीछे है, या ग्रीन वाला आगे है, ऑरेंज वाला पीछे है। दूसरा मतलब तीसरा अरेंजमेंट कौन सा है, ग्रीन वाला ओ आगे है, ये ऑरेंज वाला पीछे है, ये ऑरेंज वाला आगे है, ये ग्रीन वाला पीछे है, टी बीच में है। अब ग्रीन ऑरेंज, ये टी पीछे है, ऑरेंज ग्रीन, ये टी पीछे है। बट अगर आप इस एक टाइम के लिए अगर मैं इस पूरी वीडियो को ब्लैक एंड वाइट करने की कोशिश करूं, या ये समझ लो कि मतलब ये सब कलर भूल जाओ, तो ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा, टी डबल ओ, ये तो सेम ही है। ये दोनों अरेंजमेंट क्या हैं, सेम है। ये दोनों अरेंजमेंट ओ टी ओ, ये दोनों वर्ड क्या हैं, सेम है। ओ टी, ये दोनों वर्ड क्या हैं, सेम है। तो जिस मतलब कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हम यहाँ पर ये बोल रहे थे कि इसके 6 अरेंजमेंट हैं, वो बेसिकली 6 अरेंजमेंट है ही नहीं है। वो कितने अरेंजमेंट्स हैं, 1, 2 एंड 3। तो यानी कि यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग फेल है। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लगेगा। अब फॉर्मूला कैसे लगेगा मैं आपको बताने की कोशिश। अब देखो, मैंने यहाँ पर वही लिखा है, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। यहाँ पर 6 अरेंजमेंट बन रहे थे, बट ये मैंने इसलिए लिखा था कि अपने नोट्स में इसको, मतलब जब भी आपको लगे, देखो आज आप वीडियो देख रहे हो, आज से 5-6 महीने बाद आपके पेपर जब होंगे, तो आप अपने नोट्स पढ़ो, आपको क्लियर हो जाएगा कि सर ने हमें यहाँ पर क्या समझाया था। बट इफ़ वी क्लोजली ऑब्जर्व, देर आर ओनली 3 अरेंजमेंट। ध्यान से देखो, यहाँ पर 3 अरेंजमेंट ही पॉसिबल है। तो ऐसी सिचुएशन में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो है वो फेल हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में टोटल अरेंजमेंट फिर हम कैसे देते हैं, NPR, ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ रिपीटेड वर्ड्स और ऑब्जेक्ट्स।
इसका मतलब क्या है? NPR मतलब 3 यहाँ पर मतलब कि वर्ड्स हैं, 3 टेकन एट ए टाइम, फैक्टोरियल ऑफ रिपीटेड वर्ड्स। यहाँ वर्ड को रिपीट कौन हो रहा है? ओ। कितनी बार रिपीट हो रहा है? मतलब कि 2 बार। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करते हैं। अब आपको पता है 3p3 किस तरह सॉल्व होगा? 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 3 0 फैक्टोरियल। ऊपर कितना आएगा? 6, नीचे कितना आएगा? 0 फैक्टोरियल कितना होता है? 1। तो ऊपर आएगा 6 डिवाइड बाय 2, अगेन कितना आ गया? 3, जैसा कि मैंने आपको बोला था। तो देख लो हमारी वीडियो आज की ख़त्म है। मतलब हमने पूरा, मतलब देखो अगर मैं पूरी वीडियोस को समराइज़ करूँ, सबसे पहले हमने परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन का फ़र्क समझा। अरेंजमेंट का मतलब होता है परम्यूटेशन, सिलेक्शन का मतलब होता है कम्बिनेशन। ठीक है। अब जब वैसे परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या है? NPR n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर, जब रेपिटेशन नॉट अलाउड है। ठीक है। और मतलब कि जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं सभी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, और अगर रेपिटेशन अलाउड है इस सिचुएशन में तो n की पावर r। ठीक है। अगर आपको नहीं याद रखना मत याद रखो, बट जब भी मतलब कि डिजिट्स, अल्फ़ाबेट्स, ऑब्जेक्ट्स रिपीट होंगे तब हम ये सिचुएशन फॉलो करेंगे, NPR डिवाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ रिपीटेड वर्ड्स और ऑब्जेक्ट, जितनी बार वो रिपीट हुए हैं उनका फैक्टोरियल। तो इस तरह से अगर आपने आज की वीडियो को अच्छे से समझ लिया तो बिलीव मी, आज के आपके मतलब 15-20 मिनट जितने भी लगे हैं, अगर आपने आज अपने एक पूरे दिन के 15-20 मिनट इस वीडियो को देख लिया, उसके बाद जब आप क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स करने जाओगे, बिलीव मी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और प्लीज़ अगर आपको कोई दिक्कत नहीं आई, आपको अच्छा लगा ये वीडियो, मतलब कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ के अच्छा लगा कि हमें परम्यूटेशन अच्छे से क्लियर हो गया, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा कमेंट जरूर लिखना, वीडियो को लाइक करके जाना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं और भी ऐसी वीडियोज़ जो है वो लाता रहूँ।